हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपका पढ़ा था पिरामिड्स के बारे में। पिरामिड्स किसे कहा जाता है, टाइप ऑफ पिरामिड्स कौन से होते हैं, कौन सा पिरामिड कौन से हमारे लैंड्स में किस तरीके से बनता है। जैसे कि हमने 3 मेजर पिरामिड्स को पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था आपका नंबर्स का पिरामिड, इसके अलावा हमने इसमें पढ़ा था आपका एनर्जी पिरामिड, और साथ ही हमने बच्चों इसमें पढ़ा था आपका बायोमास पिरामिड। ये 3 पिरामिड्स पढ़े थे और किस तरीके से ये वर्क करते हैं और किस तरीके से हमारे पिरामिड बनते हैं, कौन से पिरामिड हमारे सीधे बनते हैं, कौन सा पिरामिड हमारा उल्टा बनता है, ये सारा हमने लास्ट डिटेल्ड अपने लेक्चर में पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो अब हम बात करेंगे जैव भू रसायन चक्र के बारे में। जैव भू रसायन चक्र, जैव भू रसायन चक्र, जैव भू रसायन चक्र किन्हें कहा जाता है, यानी बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है। द फ्लो ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग एंड बैक टू नॉन लिविंग एनवायरमेंट इज कॉल्ड नेचुरल साइकिल ऑफ बायोकेमिकल साइकिल। यानी कहने का मतलब क्या है, तत्वों का चक्रण जीवों द्वारा उत्पादन के लिए पदार्थों के अवशोषण की कार्बनिक तत्व के अकार्बनिक रूप में रूपांतरण तथा निर्मुक्त होने की सतत प्रक्रिया है। निर्जीव से सजीव तथा पुनः निर्जीव परिवेश में तत्वों के प्रवाह को पोषक तत्वों का चक्रण और जैव भू रसायन चक्र कहलाते हैं। ठीक है। यानी पोषक तत्वों का चक्रण या इन्हें जैव भू रसायन चक्र कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है, ये डेफिनेशन मैंने एक लंबी चौड़ी आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाई। ठीक है। समझना कैसे है इसको, इसे बहुत ही आसान तरीके से ऐसे समझिए। आपका एक यहां पर वर्ड दिया गया है सतत प्रक्रिया, यानी सस्टेनेबल प्रोसेस। बस यही मेन पॉइंट है इसका, यही की पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। जैव भू रसायन चक्र क्या है आपके, ये डिपेंड किस पर करते हैं, सस्टेनेबल प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं। और किस चीज का सस्टेनेबल प्रोसेस, सबसे पहले पदार्थों का अवशोषण। जो पदार्थों का अवशोषण किया जाएगा एनवायरमेंट में, पदार्थों का जो अवशोषण किया जाएगा एनवायरमेंट में, चाहे वो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे आपका नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके द्वारा जो आपका जो है पदार्थों का जो अवशोषण किया जाएगा, किस प्रोसेस में किया जाएगा, सस्टेनेबल प्रोसेस में, यानी एक सतत प्रक्रिया में किया जाएगा। सस्टेनेबल प्रोसेस किसे कहा जाता है, पहले इसको समझना पड़ेगा आपको। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है बच्चों, सस्टेनेबल प्रोसेस क्या है आपका, यानी सतत प्रक्रिया। एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ या किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी पदार्थ या किसी भी प्रोडक्ट का इस प्रकार दोहन किया जाएगा या इस प्रकार यूज किया जाएगा कि आने वाले टाइम में भी कोई दिक्कत ना हो, या आने वाले टाइम में भी लोग उससे फायदा उठा सके या उस चीज से फायदा उठा सके। यही क्या कहलाता है, सस्टेनेबल प्रोसेस कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है, मैं इसे आसान शब्दों में समझा दूं आपको। जैसे कि पानी है आज की डेट में, ठीक है। पानी क्या है, ह्यूमन की नीड है बच्चों, पानी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और पानी की वजह से ही क्या है बच्चों, अर्थ के ऊपर क्या है, जो हमारा लिविंग जो हमारा सिस्टम है वो काम कर रहा है। ठीक है। जीवन का जो हमारा एक स्रोत है वो वाटर माना जाता है बेसिकली। तो पानी जो है, पानी कुछ क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मात्रा में है और कुछ क्षेत्रों में बहुत ही कम पानी देखने को आपको मिलता है। अब क्या कर सकते हैं आप, या तो पानी को अंधाधुंध बहाएं। एक तरीका यह है, आपने समरसेबल चलाकर छोड़ दिया, पानी बह रहा है, आपने टंकी खोल दी, पानी ऐसे ही चलता चला जा रहा है, आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, पानी का वेस्ट कर रहे हैं बड़ी मात्रा में। तो बच्चों इसका नुकसान क्या होगा, अभी तो आपको दिखाई दे रहा है ये पानी बड़ी मात्रा में है, आप यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, क्या हमारी आने वाली जो जनरेशंस हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, क्या वो भी ऐसे ही पानी को यूज कर पाएंगे? क्या इतना पानी उन्हें भी अवेलेबल होगा बच्चों, क्या इतना वाटर उन्हें भी मिल जाएगा? नहीं बच्चों। इसी को कहा जाता है कि आप पानी का इस तरीके से यूज करें कि आने वाली पीढ़ी भी उसका यूज कर सके। तो यही क्या कहलाता है बच्चों, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल प्रोसेस भी कहा जाता है इसे बच्चों। आप पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, ताकि आने वाली भी हमारी जो पीढ़ी है वो भी पानी का यूज कर सके बच्चों। अच्छे लेवल का एक क्वांटिटी लेवल है पानी का, वो उन्हें भी मिल सके बच्चों। अभी ऐसा एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, उसमें मैंने ये पढ़ा था कि चेन्नई का, हमारी जो स्टेट है, उसका जो वाटर लेवल है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। चेन्नई पहला स्टेट बन चुका है हमारा। तो बच्चों इस चीज का ध्यान में रखना है कि पानी का इस तरीके से यूज करना है कि आने वाले टाइम में जो है, आने वाले लोगों को भी क्या है बच्चों, परेशानी ना हो। तो पानी का ठीक से यूज करें। तो यही सस्टेनेबल प्रोसेस कहलाता है। यानी कोई भी पदार्थ है वो कुछ अवशोषण करता है, तो वो किस प्रोसेस में करेगा, किस प्रोसेस में करेगा बच्चों, एक सस्टेनेबल प्रोसेस में करेगा। यानी अवशोषण करेगा लेकिन पूर्ण रूप से नहीं करेगा।
अपना हिसाब से करेगा। इसी तरीके से कार्बनिक का अकार्बनिक रूपांतरण, यानी जो हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं उनको अकार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट करेगा, रूपांतरण करेगा उनका। लेकिन कैसे प्रोसेस में? सस्टेनेबल प्रोसेस में। अगर सारे कार्बनिक को अकार्बनिक में बदल दे तो भी दिक्कत हो जाएगी एनवायरमेंट में, और जो हमारे सारे अकार्बनिक है वो सारे कार्बनिक में कन्वर्ट हो जाए तो भी दिक्कत हो जाएगी बच्चों। और क्या करता है, ये निर्मुक्त होने की सतत प्रोसेस को फॉलो करता है तथा निर्जीवों से सजीवों में पुनर्निर्जीव परिवेश में तत्वों के प्रभाव को पोषक तत्वों का, यही जो होता है, ये जो पुनर्निर्जीवित परिवेश होता है, तत्वों के प्रवाह का पोषक तत्वों का चक्रण या जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है, एक ऐसा प्रोसेस जिसका आप यूज करके उसे दोबारा से क्या कर सकते हैं, वापस यूज कर सकते हैं। और एक प्रोसेस जो आप फॉलो करेंगे, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या है, पेड़ पौधे हमारे बनाते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, और ह्यूमन और एनिमल उसको ले लेते हैं, कुछ प्लांट्स भी ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, पेड़ पौधे ने ऑक्सीजन को बनाया था और वही इसको क्या कर लेते हैं, वापस ले जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, दोबारा से इसको कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, एक सस्टेनेबल वे में, ठीक है, एक सस्टेनेबल प्रोसेस में ये प्रक्रिया चलती रहती है। वरना आज की डेट में क्या होता, मान लीजिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं पेड़ पौधे और हम सारी ऑक्सीजन ले गए अंदर, ठीक है, हम सारी ऑक्सीजन हमने ले ली और उससे डबल मात्रा में हमने क्या करा, उल्टा हो गया, हमने डबल मात्रा में CO2 प्रोड्यूस कर दी। अब उनकी कैपेसिटी CO2 लेने की कितनी थी, मान लीजिए थोड़े पेड़ खड़े हुए हैं और जो हमारे पेड़ों की संख्या है वो कम है और CO2 का लेवल ज्यादा है, तो क्या होगा, एनवायरमेंट तो अनस्टेबल हो जाएगा। कहने का मतलब यही है। आप देख भी सकते हैं, जिन सिटीज में, जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, उनमें जब आप जाते हैं या आप गुजरते हैं वहां से, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। रीजन कि वहां पर पेड़ नहीं होते बच्चों। तो वहां पर जब पेड़ नहीं होंगे, कार्बन का क्या हो रहा है, बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, बड़ी मात्रा में आप जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बन को, लेकिन क्या है, वो कार्बन कन्वर्ट नहीं हो रही ऑक्सीजन में, तो इसीलिए आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो एक सस्टेनेबल प्रोसेस चलता रहना चाहिए जिससे कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक में कन्वर्ट हो जाए, साथ ही जो तत्वों का जो पोषण स्तर है, जो पोषक स्तर है, वो भी बना रहे, और जो हमारे सजीव और निर्जीव है, पुनः निर्जीव परिवेश क्या होते हैं, तत्वों के प्रभाव को क्या करे, कंटिन्यू रख सके। यही क्या कहलाता है, आपका जैव भू रसायन चक्र कहलाता है बच्चों। इसमें आपके कई टाइप के चक्र आते हैं बच्चों, वो टाइप्स हम पढ़ेंगे बच्चों। जैव भू रसायन चक्र के कौन कौन से टाइप होते हैं, वो टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं इसमें। जो आपके टाइप है, मेनली हम यहाँ पर 4 टाइप पढ़ेंगे बच्चों। आपके 4 टाइप कौन कौन से, एक हम पढ़ेंगे आपका वाटर साइकिल, यानी जल चक्र आपका, या इसे जलीय चक्र भी कह देते हैं। एक हम पढ़ेंगे इसमें कार्बन साइकिल, यानी कार्बन चक्र को पढ़ेंगे। एक ऑक्सीजन साइकिल को पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे फास्फोरस साइकिल को। तो ज्यादा देर न करते हुए सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसको बच्चों, वाटर साइकिल को। जल चक्र किसे कहा जाता है या जलीय चक्र किसे कहते हैं? इसमें क्या है बच्चों, जल समुद्र, तालाबों तथा नदियों के रूप में पृथ्वी की सतह पर लगभग 73% भाग को घेरे हुए हैं। जो आपके समुद्र हैं और जो आपके तालाब हैं, बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं बच्चों, वो भी तो एक वाटर का ही लेवल है, और अंडरग्राउंड वाटर भी है आपका। लेकिन हमारा जो सारा जो टोटल वाटर होगा, यानी अंडरग्राउंड वाटर हो गया आपका, ग्लेशियर्स का वाटर हो गया आपका, इसके अलावा तालाब का हो गया आपका, समुद्र का हो गया, ये सारा मिलाकर तो 100% है। लेकिन यहाँ पर दिखाया गया आपका 73। तो ये समुद्र और तालाबों और नदियों के रूप में जो है वो कितना है आपका, 73% को घेरे हुए हैं। इनमें से प्रत्येक जल स्रोत से सूर्य की गर्मी से लगातार जल वाष्प होती रहती है। यानी जो आपकी सूरज की रोशनी है, यानी हमारी जो सनलाइट है, उससे क्या होती है, जलवाष्प में कन्वर्ट होता रहता है। ये जो वाटर है ये क्या हो जाता है, कंडेंसेट होता रहता है, इसका क्या होता है, वाष्पीकरण होता रहता है। और क्या हो जाता है, और अंततः वर्षा बर्फ अथवा ओले के रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आ जाता है। और लास्ट में क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, जल तालाब में क्या है आपका, पानी भरा पड़ा है, ठीक है। ऊपर से सनलाइट आई, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, ठीक है। और सनलाइट क्या करेगा, सनलाइट उसको वाष्पीकरण करना शुरू कर देगा। जो पानी है आपका उसको क्या करेगा, भाप में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। और ये भाप क्या होगी, ऊपर जाएगी, ऊपर उठेगी, बादलों में जाएगी, और बादलों में उठने के बाद क्या होगा उसका, वो वर्षा के रूप में आएगी, या बर्फ के रूप में, या ओलों के रूप में क्या होगी बच्चों, वापस लौट आएगी, ठीक है। इस प्रकार से गिरने वाले जल धाराओं तथा नदियों में गिरता है और अंततः बहकर समुद्र में वापस चला जाता है। इस तरीके से क्या होता है, आपका जल गिरेगा, वापस जमीन पर आया, आपका वर्षा की फॉर्म में आएगा, तो भी क्या है, वो तो पानी की फॉर्म है। इसके अलावा आपका जो है वहां से कंडेंसेट होकर वर्षा की फॉर्म में आ गया। मान लीजिए बर्फ की फॉर्म में गिर रहा है, तो बर्फ की फॉर्म भी क्या होगी, बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो भी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो आपके ओले हैं वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों,
कंडेंसेट होकर वो भी किस में आ जाएंगे, हमारे पानी की फॉर्म में ही आ जाएंगे, और ये वापस कहाँ चला जाएगा, बहकर समुद्र और तालाबों में चला जाता है। इसे ही कहा जाता है बच्चों वाटर साइकिल, यानी जहां से शुरू होगा वहीं पर वापस लौट जाएगा। ठीक है बच्चों, मैंने एक सस्टेनेबल प्रोसेस बताया था, ये उसी को फॉलो करता है बच्चों। समझिए, जैसे कि यहाँ पर एक पिक्चर में आप देख सकते हैं, हुआ क्या बच्चों, सबसे पहले आपका यहाँ पर कलेक्टेड वाटर था। ठीक है, यहाँ पर आपका इकट्ठा जल था, जो आपका नदी तालाब जो भी है, जो भी आपको समझना है। ठीक है, वहां पर एक आपका कलेक्टेड था, संग्रहित वाटर था। उसके बाद उसका क्या हुआ, सूरज का प्रकाश पड़ा और उसका क्या हुआ, कंडेंसेशन हो गया। ठीक है, क्या हुआ, उसका इवेपोरेशन हो गया, सॉरी कंडेंसेशन कह रहा हूं, इवेपोरेशन हो गया, यानी आपका वाष्पीकरण हुआ, वाष्प बनी, भाप बनी, और भाप कहां चली गई, बादलों में चली गई आपकी। बादलों में जाने के बाद क्या होता है बच्चों, उसका कंडेंसेशन होता है। जो वो भाप थी पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। भाप किस में कन्वर्ट हो जाती है, पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है, और क्या हो जाएगी, आपकी वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। अब जब वर्षा शुरू होगी तो वर्षा क्षेत्रीय एरिया में भी जाएगी बच्चों, और वापस क्या है, तालाब में भी लौट जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, साइकिल चलता रहता है। पानी का भाप में बदलना, भाप के बाद उसका कंडेंसेट हो जाना, यानी वापस पानी की बूंदों में बदल जाना, और वापस क्या है, वर्षा का हो जाना। यही क्या कहलाता है आपका बच्चों, जल चक्र कहलाता है, यानी वाटर साइकिल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है बच्चों कार्बन साइकिल, यानी कार्बन चक्र। कार्बन चक्र क्या है बच्चों, कार्बन चक्र हरे पादपों, यानी इन्हें कहा जाता है प्रोड्यूसर। जितने भी हरे पादप है, यानी जो ग्रीन आपके प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था, द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 के प्रयोग से शुरू होता है। ये कहां से शुरू होता है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी और CO2 के प्रयोग से शुरू होता है। CO2 को क्या कर लेते हैं, वो ले लेते हैं अपने पास, तथा इसके परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट भोजन का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या बनता है, फूड बनता है। पौधे क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, किससे, फोटोसिंथेसिस से। जानवर पादपों को खाते हैं, जो हमारे जानवर हैं वो किसको खाते हैं, हमारे प्लांट्स को खा जाते हैं। और कार्बनिक यौगिक पचकर पुनः निर्मित हो जाता है। जो कार्बनिक यौगिक था वो क्या है, पचा, खाया उन्होंने, उसके बाद क्या है, वो पुनः निर्मित हो जाता है। अतः कार्बन उत्पादकों से उपभोक्ताओं में और अंततः अपघटकों में चले जाते हैं। तो ये जो कार्बन था, जो पौधों ने लिया था, उसको क्या करा, उन्होंने फूड बनाया। फूड बनाने के बाद उसको किसने खा लिया बच्चों, प्रोड्यूसर्स से कौन खा गया, उसको कंज्यूमर खा गए। अब कंज्यूमर्स ने जब उसका यूज कर लिया तो वो कहां पहुंच जाते हैं, अपघटकों की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये अपघटन तथा मृत कार्बनिक यौगिकों के माध्यम से वायुमंडल में चले जाते हैं। अब जो वो डीकंपोजर्स थे, उन्होंने उसको खाया। खाने के बाद क्या हुआ, वो वापस किस में चला गया, हमारा मिट्टी में चला गया, या हमारे वायुमंडल में चला गया। ठीक है, इसमें से कुछ कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट पादपों तथा जंतुओं द्वारा श्वसन के अंतर्गत ऑक्सीकृत हो जाते हैं और सीधे वायुमंडल में CO2 निर्मुक्त करते हैं। अब जो उन्होंने खाया था या जो उन्होंने लिया था, जो भी हमारा पेड़ों के द्वारा, मान लीजिए पेड़ों के द्वारा क्या क्या बनेगा, पेड़ ने एक तो हमारा कन्वर्ट करके दिया, CO2 को कन्वर्ट करा। ठीक है, पेड़ ने O2 में कन्वर्ट कर दिया। उसको किसने ले लिया बच्चों, ह्यूमन ने ले लिया। ह्यूमन जब उसका यूज करेगा, O2 का यूज करेगा, उसे वापस रेस्पिरेशन में क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो किस फॉर्म में निकालेगा, CO2 की फॉर्म में निकालेगा। तो ये क्या होता है, सीधे वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाएगी। CO2 आपकी सीधी वायुमंडल में हो गई। लेकिन आपके जो पेड़ थे, जो आपके पादप थे या आपके जो प्लांट्स थे, उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने फल बनाया। ठीक है, बाहर से रिसोर्सेज का यूज करके, फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया, एक फल बनाया या पत्ते बनाए। उसको किसने खा लिया, जानवर ने खाया। ठीक है, अब जानवर ने उसको खाया, खाने के बाद क्या किया उसने, कंज्यूमर्स ने उसको खा लिया। खाने के बाद वो मर गया कुछ टाइम के बाद, एक लंबे समय के बाद, क्योंकि एवरी सोल हैज टू टेस्ट डाई, ऐसा कहा जाता है। हर जिंदा चीज को क्या है, मौत का मजा चखना है बच्चों। तो वो मर गया आपका जो जानवर था। अब मरने के बाद क्या होता है, वो मिट्टी के अंदर गया, उसको डीकंपोजर्स ने क्या कर दिया, डीकंपोज कर दिया और वापस कहां मिला दिया, मिट्टी के अंदर ही मिला दिया। अब उसकी जो बॉडी के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स थे, जो तत्व थे, वो वापस कहां चले गए, नीचे सॉइल में चले गए। अब सॉइल से एक और पौधा निकला बच्चों। अब जब वो पौधा निकला तो वापस क्या है, वो प्रोसेस फिर से शुरू हो गया। तो कहने का मतलब ये है, पादपों जंतुओं द्वारा श्वसन के अंतर्गत ऑक्सीकृत हो जाते हैं तथा सीधे वायुमंडल में CO2 निर्मुक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त हरे पादपों को कार्बनिक तत्वों का कुछ भाग कोयला निक्षेपण तथा शैल आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसके अलावा कुछ जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जब ये एक मान लीजिए भूकंप आ गया या कुछ लैंडस्लाइड हो गई या कुछ इस तरीके की कोई घटना हो जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो आपके ग्रीन फॉसिल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो आपके जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे या पत्थरों के नीचे दब जाते हैं। तो जब वो एक लंबे समय तक उनके नीचे दबे रहते हैं, तो क्योंकि वो कार्बनिक है,
तो ये फॉसिल जो है वो एक लंबे समय के बाद क्या है, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, कोयला निक्षेपण तथा शैल आदि के निर्माण में प्रयुक्त हो जाते हैं। वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके कोयले में, शैल में, इससे आपका ऑयल बन जाता है, कुछ गैसेस बन जाती हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। कोयला, तेल, गैसेस आदि के जलाने से पादपों तथा भूपटल के पत्थरों के अपक्षय से CO2 का कुछ भाग वापस वायुमंडल में चला जाता है। अब आप क्या करेंगे, उनको निकालेंगे, क्योंकि भाई हम यूज करते हैं इन सभी रिसोर्सेस का, कोयले का हम इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा पेट्रोल का हम इस्तेमाल करते हैं, डीजल का हम इस्तेमाल करते हैं। जो आपका पेट्रोल होता है बच्चों, ये किसमें मिलता है, एक काला पदार्थ होता है, बहुत ही चिपचिपा सा काला सा पदार्थ होता है। ये चट्टानों के नीचे से या समुद्र के नीचे से खोद के निकाला जाता है बच्चों। तो अब उसका क्या करेंगे, जब हम खुदाई करते हैं बच्चों, तो खुदाई में क्या होता है, खुदाई में चट्टानें टूटेंगी, कुछ गैसेस भी होती है उनमें, तो वो क्या होंगी, रिड्यूस होगी। उन्हीं में से एक गैस कौन सी होती है हमारी बच्चों, CO2 होती है, जो कि क्या होती है, वापस वायुमंडल में लौट आती है। ठीक है, नेक्स्ट इसको समझते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया था सेम उसी वे में आपका रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, एनिमल है, एनिमल हो गया या आपका ह्यूमन हो गया, ठीक है। उसने क्या किया, उसने रेस्पिरेशन किया, O2 को लिया, उसके बाद O2 को क्या कर दिया, उसने छोड़ दिया, ठीक है। O2 को छोड़ने के बाद उसे किसने ले लिया, हमारे प्लांट्स ने ले लिया। अब जब प्लांट्स ने ले लिया, CO2 को किसने ले लिया, O2 इसने लिया, और CO2 को छोड़ा, CO2 को किसने ले लिया, प्लांट्स ने लिया। अब प्लांट क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, और वो किस में कन्वर्ट कर देगा, हमारी जो हमारी CO2 है उसको वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, O2 में कन्वर्ट कर देगा, और वापस किसके पास चली जाएगी, इसी के पास चली जाएगी। यही कहलाता है आपका CO2 साइकिल। इसके अलावा आपका फैक्ट्री से निकला CO2 कहां से निकली, आपकी फैक्ट्री से निकली। अब आपके अगर एनवायरमेंट में पेड़ पौधे मौजूद हैं तो कितना फायदा होता है बच्चों से, CO2 कहां गई, आपकी पेड़ों के पास गई, पेड़ ही लेते हैं CO2 को। उसके सनलाइट ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया की, और CO2 को कन्वर्ट किस में कर दिया, O2 में। और जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे क्या करेंगे, O2 का यूज करेंगे। इसी तरीके से अब सपोज कीजिए आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, आपने पेड़ पौधों को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और CO2 निकली। अब CO2 जाएगी कहां, पेड़ पौधे तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या होंगे, उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब जब इनकी डेथ हो जाएगी, ये सारे के सारे मर जाएंगे। अब ये मिट्टी में मिलेंगे, मिट्टी में मिलने के बाद इनके जो भी फॉसिल होंगे वो मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे, और ये क्या करेंगे, मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे। वहां से कोई बीज या कोई पौधा अगर अंकुरित होता है तो वो वापस क्या करेगा, एक पेड़ बनेगा, और पेड़ बनने के बाद जो बाहर की CO2 है वो क्या करेगा, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, CO2 लेगा, O2 को प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से ये बैलेंस होता है बच्चों, CO2 साइकिल इस तरीके से चलती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो है आपका वो है हमारा ऑक्सीजन साइकिल, यानी आपका ऑक्सीजन चक्र। एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट एब्जॉर्ब दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, इन दिस वे द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इज मेंटेन्ड। यानी कहने का मतलब क्या है आपका, जीव जंतु वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, उसके अलावा ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण करके ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अभी मैंने बताया ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, इसी तरीके से बना रहता है बच्चों। हमने जो था ऑक्सीजन को रिड्यूस किया, ठीक है, और जो हमारा प्लांट्स से उन्होंने क्या किया, हमने CO2 को रिड्यूस किया, और जो हमारे प्लांट्स से उन्होंने क्या किया, CO2 को ले लिया, और उनका काम क्या है बच्चों, CO2 को O2 में कन्वर्ट करना, उन्होंने O2 में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम इसी तरीके से ये साइकिल बच्चों चलता रहता है आपका। इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। डायग्राम क्या कहता है, सबसे पहले क्या था बच्चों, आपके प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स ने क्या करा, O2 को बनाया बच्चों। O2 कहां गई, आपकी एटमॉस्फेयर में जाती है। एटमॉस्फेयर में सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सांस लेते हैं बच्चों। तो सांस वो लेते हैं किसके थ्रू, O2 के थ्रू लेते हैं, जो कि वायुमंडल में मौजूद है। तो एटमॉस्फेयर से इन्होंने O2 को लिया। अब श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, O2 को लिया जाता है और CO2 को छोड़ा जाता है। रेस्पिरेशन हुआ जीव जंतुओं के द्वारा, और कन्वर्ट किस में हो गई, वापस ये CO2 में कन्वर्ट हो गई, और CO2 कहां चली गई, वापस प्लांट्स के पास चली गई। और ये साइकिल बच्चों इसी तरीके से चलता रहता है, इसी तरीके से आपका एनवायरमेंट बैलेंस रहता है। एक और तरीके से आप इसको समझिए, यहां पर एक डायग्राम में और है, आपने क्या किया, O2 को रिड्यूस किया, किसने, हमारा पेड़ पौधों ने। हमारा फोटोसिंथेसिस एटमॉस्फेयर में पहुंच गई, फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है, O2 क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन बन रही है हमारी। और यहां से हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे हमारे एनिमल्स हो, चाहे आपके ह्यूमंस हो, इसके अलावा और बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, O2 को ले रहे हैं और CO2 को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। CO2 जा रही है यहाँ से, CO2 निकल रही है और कहाँ पहुंच जाती है, वापस पेड़ पौधों के पास पहुंच जाती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, उसके बाद वो फिर से क्या हो जाएगा,
O2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये साइकिल हमारा कंटिन्यूअसली बच्चों इसी तरीके से चलता रहता है। तो बच्चों ये था आपका हमारा ऑक्सीजन साइकिल। और जो नेक्स्ट है आपका वो है हमारा फास्फोरस चक्र यानी फास्फोरस साइकिल। ये क्या है बच्चों आपका फास्फोरस साइकिल किस तरीके से काम करता है, क्या यूज है फास्फोरस का, और जो है फास्फोरस हमारी बॉडी में कहां कहां पाया जाता है, किस तरीके से ये जो है आपके बॉडी को क्या करता है स्ट्रॉन्ग बनाने में किस तरीके से मदद करता है, और बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स में आपका पाया जाता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं फास्फोरस जो है एक तो हमारी बोन्स में पाया जाता है और एक हमारे टीथ में पाया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके दांत बहुत चमकते हैं बच्चों, दांतों की चमक बहुत अच्छी होती है और उनके टीथ जो होते हैं बहुत वाइट होते हैं। तो जिन लोगों के, क्योंकि फास्फोरस जो है बच्चों एक ऐसा पदार्थ है इसके अंदर चमक होती है, जब भी ये लाइट के संपर्क में आता है या ये ऑक्सीजन के संपर्क में भी आता है तो ये क्या करता है थोड़ा सा शाइन होता है, इसके अंदर एक चमक होती है। तो टीथ की चमक का कारण भी क्या है बच्चों हमारा फास्फोरस ही है। इसको समझते हैं बच्चों फास्फोरस साइकिल को। सोर्सेज ऑफ फास्फोरस आर रॉक, ये हमें प्राप्त कहां कहां से हो सकता है, सोर्सेज क्या है इसके, रॉक है, फॉसिल है, ईटीसी और भी बहुत सारे हैं। द सोर्सेज ऑफ फास्फोरस is exploited for fertilizer. Farmers use phosphorus indiscriminately. Most of the phosphorus dissolve with runoff and enter river and lakes, due to which the problem of evaporation arises. यानी कहने का मतलब क्या है, फास्फोरस के जो स्रोत हैं बच्चों आपके वो क्या है हमारे, एक तो चट्टाने हैं और एक जीवाश्म है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। ठीक है, साथ ही आपकी मैंने बताया बोन्स भी इसका सोर्सेज हो जाएंगे। ठीक है, फास्फोरस के स्रोत का दोहन उर्वरक के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चों इसका दोहन, इसका जो दोहन होता है वो होता है फर्टिलाइजर्स के लिए, आपके उर्वरक के लिए होता है। किसान फास्फोरस का अंधाधुंध उपयोग करते हैं। आज के डेट में फास्फोरस का सबसे ज्यादा यूज किसके थ्रू किया जा रहा है बच्चों, वो किसानों के थ्रू यूज किया जा रहा है। अधिकतर फास्फोरस जलवाष्प के साथ, जलवाह नहीं है, जलवाष्प के साथ घुलकर नदियों और झीलों में मिल जाती है। ये क्या होती है, जलवाष्प बनती है, इसकी ये जलवाष्प में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद क्या है ये नदियों और झीलों में चली जाती है, जिसके कारण यूट्रोफिकेशन की समस्या पैदा हो रही है। जिसके कारण क्या हो रहा है बच्चों, यूट्रोफिकेशन की समस्या पैदा हो रही है। और इससे क्या होता है बच्चों, यूट्रोफिकेशन क्या होता है बच्चों, यूट्रोफिकेशन एक ऐसी समस्या है जो जलीय परितंत्र को इफेक्ट करती है। एक तो जो हमारा जलीय परितंत्र है उसमें जो हमारी फिशेस हैं, जो हमारे प्लैंकटन है बच्चों, उनको इंपैक्ट डालती है, उनकी डेथ हो जाती है। दूसरा जो हमारा डीओ का लेवल है यानी डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल है, ये हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन में, डीओ क्या होता है आपका, बीओडी क्या होता है, तो डीओ को भी कम करती है बच्चों फास्फोरस, ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है। इसके अलावा जलवाह के साथ एक बड़ा भाग महासागरों की गहराई में पहुंचकर अवसाद के रूप में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। जब ये जलवाह के साथ जाती है बच्चों तो ये क्या होती है, एक अवसाद कहते हैं बच्चों, जो एक आपने देखा होगा नदी और नदियों में क्या होता है, बहुत जो है ना गाद सी जम जाती है, हरी हरी सी फफूंदी टाइप जम जाती है। ठीक है, उस रूम में क्या होती है, ये इकट्ठी हो जाती है यानी जमा हो जाती है एवं पुनः चक्रण यानी रिसाइकल के लिए उपलब्ध नहीं होती। यानी कहने का मतलब ये इसको रिसाइकल भी नहीं कर सकते, ये इतना मतलब बिल्कुल वेस्टेज होता है। फास्फोरस चट्टानों के सीमित स्रोतों का दोहन और अधिक बढ़ा है, यानी आज की डेट में जो फास्फोरस चट्टाने हैं उनको बहुत ज्यादा लेवल पर तोड़ा जा रहा है और उनसे फास्फोरस को निकाला जा रहा है, उसका दोहन किया जा रहा है। मनुष्य फास्फोरस चक्र को अचक्रीय बनाकर प्रभावित कर रहा है, मनुष्य क्या कर रहा है, फास्फोरस चक्र को अचक्रीय बनाकर प्रभावित कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ समुद्री फास्फोरस चक्रण को चक्रीय बनाने में महत्वपूर्ण सहायता कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ क्या है बच्चों, समुद्री फास्फोरस चक्रण, जो हमारा समुद्र में जो फास्फोरस साइकिल है वो कोशिश क्या कर रहा है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि उसको रिसाइकल करे। हालांकि ये नॉर्मली रिसाइकिल नहीं हो सकती, अगर हम चाहें उसको रिसाइकिल करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक सिस्टम काम करता है। कहते हैं ना जहां पर ह्यूमन का सिस्टम फेल हो जाता है वहां पर ऊपर वाले का सिस्टम काम करता है। तो कहने का मतलब ये है जो हमारा समुद्री फास्फोरस चक्रण है वो उसको क्या करता है, रिसाइकल करने में हेल्प करता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में दोहन कर रहे हैं फास्फोरस चट्टानों का। समुद्री पक्षी समुद्री मछलियों को खाते हैं। ठीक है, और जो फास्फोरस में समृद्धि है, इन पक्षियों का मल फास्फोरस को महासागरों की गहराइयों से जमीन तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। उदाहरण पेरू के समुद्र तट पे बना गुफोना अवसाद। यानी कहने का मतलब ये है जो ये फास्फोरस जिस जगह पर फास्फोरस का लेवल ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पर जो हमारी मछलियां होती हैं या और कुछ जो हमारे जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं, उनको कौन खाते हैं, हमारे परिंदे खा जाते हैं ना, हमारे पक्षी खा जाते हैं। और वो पक्षी क्या करते हैं, उनका मल वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है
जो हमारा रिसाइकल करने का प्रोसेस है ना, फास्फोरस का जो फॉसिल होता है उसको रिसाइकल करने के प्रोसेस को ये क्या करते हैं, ये उनको खा जाते हैं और वहां से दूसरी जगह पर भाई अब एक जीव ने किसी जीव को खाया, ठीक है, और उसके बाद उसको क्या करेगा, खाने के बाद जो भी भोजन कोई इंसान खाता है वो पच जाता है, पचने के बाद वेस्टेज को क्या होगा, वो बाहर निकाल देता है अपनी बॉडी से। ये एक क्या है, नॉर्मल प्रोसेस है। तो वो वेस्टेज क्या है, वो दूसरी जगह पर जाकर क्या करते हैं, निकाल देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, वहां से जो फास्फोरस युक्त जो मछलियां थी जो उन्होंने खाई थी, जिनके अंदर फास्फोरस का लेवल ज्यादा था, वो खाने के बाद उन्होंने अपनी बॉडी में पचाया और पचाने के बाद जो मल था उसको बाहर निकाल दिया। तो ये एक रिसाइकल प्रोसेस कहलाता है फास्फोरस का। ठीक है बच्चों, इसको समझते हैं फास्फोरस साइकिल को। जैसे कि आपका एनिमल है, ठीक है, प्लांट से शुरू होता है हमारा। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट इनकॉर्पोरेशन करते हैं, एनिमल्स के पास जाता है, ठीक है। फास्फोरस कहा गया, प्लांट ने खाया, ठीक है, उस सॉरी प्लांट को खाया किसने, गाय ने खाया। और गाय को खाने गाय के जो थे, गाय की मृत्यु हुई, मरने के बाद क्या हुआ, डिकम्पोज हो गई। उसके बाद जो हमारा फास्फोरस था, जो हड्डियों के अंदर जो फास्फोरस था, वो कहाँ मिल गया, आपका सॉइल के अंदर मिल गया। और सॉइल से वापस पेड़ आपका पैदा हुआ, ठीक है, वापस पेड़ को पहुंचा और आपका पेड़ तैयार होता है। वापस ये चेन ऐसे ही चलती रहेगी। यानी यहां से जो चारा था उसको खाया, उसके अंदर फास्फोरस का कुछ लेवल था, किसने खाया, एनिमल्स ने खाया, या कोई फूड था आपने भी खाया, मान लीजिए कोई फल था उसके अंदर फास्फोरस का ठीक ठाक लेवल था। बॉडी को भी जरूरत पड़ती है फास्फोरस की, मैंने आपको बताया, बोन्स और टीथ के लिए जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से एनिमल्स ने भी खाया, उनकी भी बोन्स को जरूरत पड़ती है फास्फोरस की। खाने के बाद क्या हुआ, एवरी ह्यूमन या एवरी सोल हैज टू टेस्ट डाई, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। इनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद इनके जो हड्डियां थी वो क्या हो गई, डिकम्पोज हो गई। डिकम्पोज होने के बाद वो कहाँ मिल गई, आपकी सॉइल में मिल गई। और सॉइल से वापस क्या है, एक पेड़ निकला, एक बीज अंकुरित हुआ और एक पेड़ तैयार हुआ, और उसमें क्या है, फास्फोरस वापस पहुंच गया। नेक्स्ट इसी तरीके से यहां पे समझते हैं, यहीं से इसी मिट्टी से क्या होता है, फास्फोरस कहां पर जाता है, आपका रॉक्स में जाता है। यहीं से मिट्टी से क्या हुआ, आपके बड़ी बड़ी रॉक्स, बड़ी बड़ी चट्टानें बनी, और उनके नीचे क्या था, आपका फास्फोरस था। यही फास्फोरस आपने चट्टानों को क्या किया, तोड़ा, और तोड़ने के बाद जब फास्फोरस का आपने निकाला, वो किस में मिक्स हो गया, आपका वाटर में मिक्स हो गया। और जब आपका फास्फोरस सॉइल में फास्फोरस जो है सॉल्यूशन यहाँ पर तैयार हो गया आपका। अब वाटर के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उन्होंने उसको खाया। खाने के बाद क्या है, खाने के बाद उसको जो था, एक परिंदा था, परिंदे ने उनको खा लिया। खाने के बाद उसकी बॉडी के अंदर फास्फोरस चला गया, उसने उनको पचाया। पचाने के बाद वो जो फास्फोरस था उसको मल के रूप में उसने त्याग दिया। तो वो कहां पर त्यागेगा, यही मिट्टी पर, आपके लैंड पर ही त्यागेगा। ये वापस कहां मिल गया, लैंड में मिल गया। तो ये इस तरीके से साइकिल आपका चलता रहता है फास्फोरस का। ह्यूमंस में या हमारा एनिमल्स में इस टाइप से चलता है, और वाटर लैंड में इस तरीके से चलता है। इसको एक बार और समझा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपका प्लांट था, प्लांट से आपको या तो फल मिला या चारा लिया, किसने, एनिमल्स ने लिया चारा और ह्यूमंस ने खाया फल, ठीक है। उसकी बॉडी में फास्फोरस गया, डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उनकी जो डिकम्पोज हुई बॉडी, तो उनकी हड्डियों से क्या था, वो मिल गई किसमें, हमारी मिट्टी में मिल गई, आपकी सॉइल में। और वहां से एक और बीज अंकुरित हुआ, पेड़ तैयार हुआ, और वापस फास्फोरस वहीं चला गया, ठीक है। इसी तरीके से मिट्टी के अंदर फास्फोरस था, वहां से क्या है, चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है। चट्टानों को आपने तोड़ा, उसको तोड़ने के बाद कुछ मात्रा आपकी कहां पर चली गई, चट्टानों को तोड़ने के बाद कुछ वाटर में मिक्स हो गया, ठीक है। वाटर में कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उन्होंने उसको खाया। खाने के बाद उन जो हमारे वाटर में जैसे मछली है, मछली ने उसको खाया। खाने के बाद मछली को खाया एक दूसरे परिंदे ने। खाने के बाद उसको क्या किया, डाइजेस्ट किया, और वापस मल त्याग किया उसने, कहां पर, लैंड पर, और वो वापस वहीं पर आकर मिल गया। तो इस तरीके से आपका पूरा फास्फोरस साइकिल क्या करता है बच्चों, काम करता है। तो बच्चों यहां पर हमने आपके 4 साइकिल को पढ़ा, जिसमें हमने पढ़े थे कौन कौन से, एक वाटर साइकिल पढ़ा, एक हमने कार्बन साइकिल पढ़ा, एक हमने ऑक्सीजन पढ़ा, और पढ़ा हमने फास्फोरस। वाटर साइकिल मैंने आपको बताया, वाटर साइकिल में क्या होता है, पानी क्या होता है, सबसे पहले जलवाष्प बनती है। जलवाष्प बनने के बाद क्या होता है, वो कंडेंसेट हो जाता है, ठीक है। कंडेंसेशन होने के बाद पानी की बूंदों में कन्वर्ट होकर बारिश के रूप में बरसता है और वापस नदी तालाबों में चला जाता है, ठीक है। कार्बन चक्र में क्या था बच्चों, कार्बन का क्या होता है, कार्बन का क्या होता है, रिड्यूस करते हैं, O2 लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। उसको क्या करता है, पौधे क्या करते हैं, वापस उसको कन्वर्ट कर देते हैं, CO2 को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी तरीके से चक्र चलता रहता है। इसी तरीके से हमारा ऑक्सीजन साइकिल था। ऑक्सीजन में भी क्या था, हम O2 लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, और उसके बाद क्या होता है, यही प्रोसेस चलता रहता है। या हमारा जो हमारी CO2 होती है फैक्ट्रीज से निकलती है, उसके बाद क्या है, पेड़ पौधे उसको लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू O2 में कन्वर्ट करते हैं, और ह्यूमंस उसको लेते हैं, और ये साइकिल इसी तरीके से चलता रहता है। साथ ही हमने पढ़ा फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस साइकिल में हमने क्या पढ़ा था, फास्फोरस साइकिल में
आपने कोई फल खाया, ठीक है, फल खाने के बाद बॉडी में आपके फास्फोरस गया और उससे क्या होता है, हमारी बॉडी को मिला, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग किया उसने, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग किया उसने। साथ ही एक लंबे टाइम के बाद क्या हुआ, हमारी डेथ हो गई। उसके बाद हमारे जो फॉसिल थे, जो हमारी हड्डियां थी, वो किस में मिल गई, मिट्टी में मिल गई। और मिट्टी क्या करती है, उसको डिकम्पोज करने के बाद वापस फास्फोरस को क्या कर देती है, मिट्टी के अंदर फास्फोरस का लेवल आ जाता है और वहीं से एक पेड़ दोबारा से अंकुरित हुआ और वापस से ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहती है। तो बच्चों ये सारे साइकिल हमने पढ़े इसमें, और आई होप कि ये सभी साइकिल जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। और आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर को। और ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी बच्चों, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों। और जिन भी बच्चों ने अभी तक कोर्स को एनरोल नहीं किया है, जाएं और जल्दी से कोर्स को एनरोल कर लें। अब आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेंगी बच्चों, तो जल्दी से कोर्स को एनरोल करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और जिन बच्चों ने भी अभी सिलेबस डिस्कशन की वीडियो नहीं देखी है वो भी देख ले। और साथ ही जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको भी जाकर जरूर पढ़ लें। आपको ये लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे बच्चों। और पढ़िए और मेहनत कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।